क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और इस समय आप लोग वैद्युत धारिता लेसन पढ़ रहे हैं। वैद्युत धारिता में 3 लेक्चर आपको इसके पहले समझाए जा चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है और कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। लगभग ये मान चलिए कि हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो आज का टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। जबकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तो C = K∪A/D हमें ये आंसर प्राप्त होता था। लेकिन जैसे संधारित्र के भीतर निर्वात या वायु कर दिया जाता है, अगर यहाँ पे वायु हो या फिर निर्वात हो, तो इसके लिए K = 1 हो जाता है। तो जो धारिता होती है वो C0 = ε0A और अपान में D, और इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं फैरड। ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि अगर इस संधारित्र के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से रखा जाए, पूरे क्षेत्र में नहीं, आंशिक रूप से। जैसे मान लीजिए कि ये एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, और हमने ये माना कि इसका नाम XY है तथा प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो d है, और इसके भीतर एक परावैद्युत पट्टी रखी हुई है जिसकी मोटाई t है। इसकी मोटाई को हम t मानते हैं। यहाँ पे Y और यहाँ पे Y, ये रिक्त स्थान है। पहले पूरा वायु था और यहाँ पे जैसे परावैद्युत पट्टी हम रख देते हैं, इसकी मोटाई t रहती है, तो यहाँ भी वायु रहेगी, यहाँ भी वायु रहेगी। अगर ये पूछा जाएगा कि प्लेट X Y के बीच में जो ये रिक्त स्थान है इसकी दूरी क्या रहेगी, तो चूंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और उसमें परावैद्युत पट्टी आ जाती है, तो जो वायु वाला क्षेत्र है इसकी दूरी D- में T होगी। यानी इस D में हम इस परावैद्युत पट्टी को घटा लेंगे तो हमें वायु क्षेत्र की दूरी पता चल जाएगी D- में T। जैसे प्लेट X को +Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट X पर धनावेश फैल जाता है, और प्रेरण के द्वारा जो इंडक्शन मेथड होता है, प्रेरण विधि जो होती है, उससे इसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश और जो बाहर की सतह रहती है यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो प्लेट वायु का जो बाहरी तल होता है इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो जैसे हम पृथ्वी से जोड़ते हैं इसका जो धनावेश होता है ये पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाता है। तो इसलिए जो प्लेट वाई है इसकी भीतरी सतह पर केवल ऋणावेश बसता है और धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार से जितना प्लेट X पर धनावेश रहता उतना ही प्लेट Y पर ऋणावेश रहता है। ये मानते कि माना दोनों प्लेटों के जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। ये पॉजिटिव प्लेट है इसलिए इसका +σ रहेगा, और ये नेगेटिव प्लेट इसलिए इसका -σ रहेगा, और इस पट्टी के माध्यम का परावर्तांक हम K मानते हैं। तो जब हम इसकी धारिता निकालेंगे, जब इसकी हम धारिता निकालेंगे तो धारिता निकालने के लिए चूंकि संधारित्र के बीच में 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, एक वायु का क्षेत्र है, एक परावैद्युत पट्टी का क्षेत्र है, तो दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इसलिए दोनों का हम वैद्युत क्षेत्र पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले जो वायु क्षेत्र है, तो इस वायु क्षेत्र की हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वायु क्षेत्र में, और वायु क्षेत्र में जो तीव्रता होगी उसको हम लोग E0 से लिखेंगे। फार्मूला इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अगर 2 प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है और एक प्लेट अगर निगेटिव है, और इसके भीतर अगर हम तीव्रता निकालते हैं और इनके अगर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा अपान में ε0 ये तीव्रता का फार्मूला होता है।
यहां भी एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट निगेटिव, इसलिए जो तीव्रता का सूत्र रहेगा वो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। लेकिन जो सिग्मा को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए फार्मूला होता है, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू को जब हम यहां पे रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो वायु भरी है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। अब ये जो परावैद्युत पट्टी है इस पर भी हम लोग तीव्रता निकाल लेते हैं। परावैद्युत पट्टी के लिए या परावैद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें तीव्रता क्या होगी इसको निकालते हैं। तो इसकी तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। सेम मेथड यही रहेगा, बस अंतर यह आएगा कि यहाँ पे वायु की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट है। जब परावैद्युत क्षेत्र में निकालेंगे तो चूंकि इसके माध्यम का परायतांक के है तो यहाँ पे बस नीचे के आ जाएगा और क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, ये परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अपना समझते हैं। मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं और इनके बीच विभवांतर अगर v है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव है, तो इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि E इक्वल टू वी अपान में डी होता है। तो यहां से अगर हम इस विभवांतर को निकालें तो V इक्वल टू डी ई का गुणा कर लेगा और आ जाएगा ई डी। तो यहां पे हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि यदि दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है और हम वहां पे विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं तो तीव्रता में दूरी का गुणा कर लिया जाता है। वही काम हम यहां करेंगे। चूंकि हम इन प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, विभवांतर अगर हम v मान लें तो विभवांतर निकालने के लिए चूंकि यहाँ पे दो दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र हैं, जो वायु का वैद्युत क्षेत्र है वो ई नॉट है, परावैद्युत पट्टी का जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई है। तो वायु के वैद्युत क्षेत्र में वायु की दूरी का गुणा कर लेंगे, परावैद्युत पट्टी के क्षेत्र में परावैद्युत पट्टी की जो दूरी स्मॉल टी है इसका गुणा कर लेंगे, वायु के वैद्युत क्षेत्र में वायु की दूरी जो d माइनस टी है इसका गुणा कर लेंगे और हमें दोनों का गुणा जोड़ देना होगा और विभवांतर निकल आएगा। तो यहां पे लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो V इक्वल टू सबसे पहले जो वायु क्षेत्र है उसका विभवांतर, तो वायु क्षेत्र की तीव्रता और इनटू में वायु क्षेत्र की दूरी, वायु क्षेत्र की दूरी d माइनस में t है, प्लस का निशान। अब परावैद्युत पट्टी की तीव्रता वो E है और परावैद्युत पट्टी की जो दूरी है वो t है, इसलिए E इंटू टी, तीव्रता में दूरी का गुणा करके विभवांतर निकलेगा। ई नॉट की जो वैल्यू है वो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी लिखते हैं और परावैद्युत पट्टी की जो तीव्रता है वो क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पे टी रहेगा। इसमें कॉमन करते हैं, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो जब इसे हम कॉमन करेंगे तो फिर विभवांतर v इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर बचेगा d माइनस में t, ये बचेगा d माइनस का t, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो d माइनस में t यहां पे लिखते हैं प्लस का निशान और यहां से बचेगा t अपान में k, इसलिए आगे प्लस में t अपान में k लिख लेते हैं। ये हमें संधारित्र के बीच में जो कुल विभवांतर है वो पता चल गया है। अब हमारा उद्देश्य चूंकि है संधारित्र की धारिता निकालना, इसलिए संधारित्र की वैद्युत धारिता C इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो Q अपान में V होता है। V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A D माइनस में T प्लस में T अपान में K
Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C इक्वल टू ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस में T प्लस में T अपान में K। इस प्रकार से जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परद पदार्थ आंशिक रूप से रखा होता है तो संधारित्र की धारिता का ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे लिख देंगे फैरड। तो इस पूरे टॉपिक के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ये इसका नोट्स है, सबसे पहले इसकी थ्योरी है, फिगर इसका बना हुआ है और आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन से यही दो डेरिवेशन ज़्यादातर आते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और जो आज अभी करा रहे हैं कि जब आंशिक रूप से परद पदार्थ रखा हो। यही दो डेरिवेशन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके लिए नोट्स हैं, इनको आप तैयार करिए। थैंक यू।